हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस के प्रकार हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, हमने उनके बारे में जान लिया था। तो हमने पीछे जो जाना उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो क्या करता है, एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसे वाक्य कहा जाता था। और उसके हमने इसके प्रकार के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते थे। दूसरा बनता था इंट्रोगेटिव, उसके बाद था इंपरेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये जो डेफिनेशन पे हम आते हैं, जो डेफिनेशन है सेंटेंस की, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं किसी वाक्य के, इसके भाग होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अर्थात किसी वाक्य के भाग। आज हमको वाक्य के भाग के बारे में पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। तो मेनली जो वाक्य होता है, वाक्य के 2 भाग होते हैं। वो 2 भाग क्या क्या होते हैं? एक भाग होता है सब्जेक्ट का, और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, और प्रेडिकेट को कहा जाता है विधेय। तो बात आती है आखिर होते क्या है सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो इसके क्या है? अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, अर्थात वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। वो क्या क्या है? पहला हमको भाग देख रहा होगा सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता, इसको कहते हैं कर्ता। और जो दूसरा हिस्सा होता है इसको कहते हैं प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं विधेय। तो बात ये आती है कि अच्छा ये कर्ता क्या है, ये विधेय क्या है, होते क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर हम कहें सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो लिखा है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, अर्थात वह हिस्सा, अर्थात किसी वाक्य का वह हिस्सा जो क्या करे, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो। किसका? वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात करते हैं, अर्थात किसी वाक्य का वह हिस्सा, वह भाग जो किसी व्यक्ति का नाम हो, अर्थात वस्तु का नाम हो, जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं, वही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वही हिस्सा उस वाक्य का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है सीता इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर जो लिखा है सेंटेंस सीता इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर जो इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में, सीता बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमको जो हिस्सा मिला है इसी बारे में इस वाक्य में बात किया जा रहा है, तो यही हिस्सा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमको तो इंग्लिश नहीं आती है, हम वाक्य में सब्जेक्ट कैसे ढूंढें? तो उसका बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तरीका रहता है। जैसे कि आप पीछे के वाक्यों से ये तो समझ गए होंगे कि किसी वाक्य में काम का होना या न होना पाता है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर वाक्य में काम नहीं होता है, वहां पर स्टेटमेंट होता है, स्टेट को दर्शाया जाता है व्यक्ति या वस्तु की। जैसे कि मैं एक सेंटेंस जैसे यहाँ पर लिखूं, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लिखूं, पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल, अर्थात कलम मेज पर है। तो ये 2 वाक्य मिल रहे होंगे। आज हम 2 वाक्य देखेंगे, इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, हमको दिख रहा होगा जैसे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट मिला था सीता, क्योंकि इस वाक्य में बात सीता के बारे में किया जा रहा था कि सीता क्या काम कर रही है, उसके बारे में बात किया गया, तो सीता को सब्जेक्ट मिला था। तो इसी तरह इस सेंटेंस में हम पहले सेंटेंस में देखेंगे तो राम के बारे में बात किया जा रहा है कि राम एक डॉक्टर है। उसी तरह यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्या मेज पर क्या है? कलम है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा कि चल इस सेंटेंस को मैं पूछूं, अच्छा भाई बताओ कि कौन डॉक्टर है? इस सेंटेंस को देखना बोलेंगे नहीं, राम डॉक्टर है। इसी तरह यहां पर आएंगे कि पेन इज ऑन द टेबल, अर्थात पेन कलम पर है।
क्या कलम के सॉरी क्या मेज पर है, क्या टेबल पे है, तो आंसर क्या मिलेगा? पेन। और थोड़ा और डीपली जाएंगे तो हमको ये दिख रहा होगा कि राम जो है, ये जो राम शब्द लिखा हुआ है, ये एक व्यक्ति का नाम है, अर्थात लिविंग थिंग। ये क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया, सजीव हो गया। लेकिन जब अगले सेंटेंस में आएंगे पेन, तो पेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, वस्तु है। तो एक निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं, यदि हमको किसी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना हो, किसी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना हो, तो यदि वाक्य में कोई काम हो रहा होगा तो काम करना डेफिनेटली कोई इंसान ही होगा। अगर वाक्य में कोई काम होगा तो काम करना तो निश्चित है, ये इंसान ही हो तभी तो काम करेगा। तो अगर इंसान होगा काम करने वाला, वो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट पता करने के लिए, लिविंग थिंग के लिए हम लोग क्या लाएंगे? कौन ला कर प्रश्न करने पर हम लोग कौन ला के प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो शब्द मिलेगा। कौन एक और होता है जिसको किसने कहते हैं, कौन का रूपांतर होता है किसने। जब वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने लाकर प्रश्न किया जाए तो वहां पर प्राप्त होने वाला शब्द क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आते हैं वापस इस सेंटेंस पर। ऐसे सेंटेंस था, सीता इज रीडिंग अ बुक। अगर इसका हिंदी लिखना चाहे हिंदी क्या हो जाएगा? सीता एक किताब पढ़ रही है। ये हो गया, सीता किताब पढ़े। अच्छा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अच्छा कौन एक किताब पढ़ रहा है? तो आंसर मिला है सीता किताब पढ़ रही है, तो आंसर मिला नहीं, ये कौन लाकर, तो आंसर में जो शब्द मिला है सीता, वही हमारा क्या बन गया? वही हमारा बन गया है सब्जेक्ट। यहां पर आते हैं, राम इज ए डॉक्टर। अच्छा भाई बताओ कि डॉक्टर कौन है? तो आंसर क्या मिलेगा? डॉक्टर कौन है? राम है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। और इन दोनों ही केस में आप सीता को देखिए, राम को देखिए, दोनों क्या है? सजीव है। लेकिन अगले सेंटेंस में आए, पेन इज ऑन द टेबल। पेन मेज पर है। अच्छा, मेज पर क्या है? मेज पर पेन है। तो लेकिन इस बार जैसे एक नॉन लिविंग थिंग आया तो आंसर हमको किसका ढूंढना पड़ा? कौन का ना ढूंढकर किसका ढूंढना पड़ा? क्या का। तो और ऐसे वाक्य में जहां पर सब्जेक्ट को क्या से ढूंढना होगा, ऐसे वाक्य में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए हमको अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो लिविंग के लिए ये किसके लिए हो गया? लिविंग के लिए। और ये किसके लिए जाएगा? नॉन लिविंग, अर्थात सजीव होगा वाक्य में सब्जेक्ट, तो कौन या किसने लाकर, और निर्जीव के लिए क्या लाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वही क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो अब बात आती है, सर आपने तो ये तो बता दिया सब्जेक्ट हो गया, तो ये बाकी बचे इससे क्या हो गए? बाकी बचे हिस्से क्या हो गए? तो अब हम लोग देखेंगे बाकी बचे हिस्से में सीता के बारे में बताया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में किसी वाक्य में बताया जाता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, उसका स्टेट क्या है, वो पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की अगर डिफिनीशन की बात करेंगे, यहाँ पर मैं लिखा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट टेल्स, मतलब प्रेडिकेट अर्थात विधेय बताता है। क्या बताता है? अबाउट द एक्शन और स्टेट, अर्थात क्रिया अथवा अवस्था के बारे में, किसकी? ऑफ द सब्जेक्ट, कर्ता की। अर्थात प्रेडिकेट हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट की क्रिया, एक्शन क्रिया काम के, या स्टेट अवस्था के बारे में बताता है। काम में, कहां पर? एक सेंटेंस में। ये बात समझ में आई? प्रेडिकेट क्या होता है? दोबारा समझ लीजिए, प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट के एक्शन बोले तो कार्य, और या फिर अगर कार्य नहीं हो रहा है तो उसके स्टेट को बताता है। जस्ट लाइक यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस था, इसमें सीता काम कर रही थी पढ़ने का, तो उसके इस पूरे अवस्था को ये हिस्सा बता रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया था? ये पूरा हिस्सा बन जाता था हमारा प्रेडिकेट। ये एक्शन को बता रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये हिस्सा राम, ये जो राम नाम था, नाउन था, इसकी अवस्था को दर्शा रहा है। तो ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। सीधे शब्दों में अगर किसी वाक्य में हमको प्रेडिकेट ढूंढना हो तो हेल्पिंग वर्ब, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर आगे का पूरा हिस्सा बन जाता है प्रेडिकेट। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब से लेकर पूरा हिस्सा बन जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो
कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन को कहते हैं हिंदी में संज्ञा और प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम। तो इसके एग्जाम्पल जिसे हम लोग ये कहें कि राजू रीड्स हिज बुक, राजू रीड्स हिज बुक, ये सेंटेंस हमारे पास है कि राजू अपनी किताब पढ़ता है। अच्छा देखते थोड़ा सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो कि क्या लाकर कौन है किसने या फिर क्या, तो देखते हैं कौन अपनी किताब पढ़ता है, आंसर क्या मिलेगा, राजू अपनी किताब पढ़ता है। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, राजू। ये क्या हो गया, राजू। और मैंने भी जस्ट बताया कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब अगर गिवन हो, यदि हेल्पिंग वर्ब ना मेन वर्ब हो, तो मेन वर्ब से लेकर ये पूरा हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, काम क्या रीड पढ़ने का, ये हमारा मेन हो गया, तो ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ये पूरा हिस्सा बन जाएगा प्रेडिकेट और ये हिस्सा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला शब्द राजू, राजू किसी का नाम होता है। अगर आप लोग जानते हैं नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में, तो नाउन अर्थात संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो राजू किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा किस रूप में हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ पर नाउन के रूप में हो गया। थोड़ा और भी कंडीशन ले लेते हैं जहां पर सब्जेक्ट किस रूप में आ जाए, प्रोनाउन के रूप में। तो जैसे कि ये लिखें, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, अर्थात तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं कौन अपना काम नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो यही यू हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे देखिए इस बार हेल्पिंग वर्ब मिल गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गया। तो हेल्पिंग वर्ब से लेकर ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ये क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। और इस बार थोड़ा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, इस बार के आया सब्जेक्ट जो यू है, यू एक तरह का प्रोनाउन है, अर्थात इन दो सेंटेंस में लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी यूज नाउन या नाउन और प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन ही आए, प्रोनाउन ही आए, कुछ और शब्द भी होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाला शब्द, पहला क्या होता है, इसको तो जान गए, पहले जितने भी लिख देते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन आ सकता है। और क्या आ सकता है, तीसरे नंबर क्या आ सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला इट हो सकता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और चौथे स्थान पे क्या हो सकता है, देयर। देयर उन सेंटेंस में देयर का प्रयोग करते हैं जहां पर सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, तो इंट्रोडक्टरी देयर जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। वाक्य में इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस सब्जेक्ट स्थान को भरने के लिए हम देयर का प्रयोग कर लेते हैं। ये चार चीज हो गई, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं सब्जेक्ट के स्थान पर आने के लिए। पांचवा हो सकता है, पांचवा जो होता है वो होगा, सॉरी, ये हो जाएगा जिरंड। जिरंड छठवां होता है जो आने वाला है, वो होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। सातवां जो होता है वो होता है क्लॉज। क्लॉज। तो आई थिंक
1 2 3 4 ये ऊपर के 4 से कुछ लोग तो वाकिफ होंगे, लेकिन मैं इन सब का एक एक एग्जाम्पल देता हूं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, क्लॉज क्या है, कब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं इनके पूरे डिटेल के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल को बताता हूं और इनका थोड़ा डिटेल बता देता हूं। तो इनके एग्जांपल को देखते हैं, इनका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने नाउन का प्रोनाउन का एग्जांपल देख लिया, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इस सब्जेक्ट के प्लेस पर कब आ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखेंगे तो अगर मुझे प्रेडिकेट बताना हो, प्रेडिकेट मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कुछ अपनी बात से थोड़ा और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, उसको और विस्तृत कर रहा हूं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वर्ब के वैसे 4 पार्ट होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। तो हम लोग को जब भी प्रेडिकेट का हिस्सा ढूंढना होगा, या तो एचवी देख लेंगे, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, या फिर क्या देख लेंगे एमवी, एमवी मतलब मेन वर्ब, या फिर क्या देख लेंगे एवी, एवी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर एलवी, एलवी मतलब लिंकिंग वर्ब, नाम लिखते हैं एचवी, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, एमवी मतलब मेन वर्ब, ए मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, और एल मतलब लिंकिंग वर्ब। और क्या होते हैं, और एक होता है एक और एमवी, एमवी आप बोल सकते हैं मॉडल वर्ब, या फिर जिनको मॉडल्स कहते हैं, मॉडल्स, मॉडल में क्या कहते हैं कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, नीड, मस्ट, ये सब होते हैं किसके मॉडल्स के अंतर्गत। तो जब भी प्रेडिकेट को हमको पता करना होगा वाक्य में, यदि जहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो, या फिर मेन वर्ब स्टार्ट हो, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से जहां पे स्टार्ट हो, जहां से लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट हो, या फिर जहां से मॉडल्स हैं, वहीं से वो पूरा ऐसा क्या बन जाएगा हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। तो इस सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर मे एक तरह का मॉडल वर्ब होता है, इस मे से लेकर टुडे तक का ये पूरा ऐसा क्या बन जाएगा प्रेडिकेट। जब ये बन गया है प्रेडिकेट, तो ये जो बचा हुआ पार्ट बन गया, ये हमारा क्या बन गया सब्जेक्ट। तो ये तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लेस क्या आ सकता है, इट आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लेस क्या हुआ है, इट आया हुआ है। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, देयर के एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि देयर आर 4 चेयर्स, देयर 4 चेयर, 4 कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां हैं। तो यहाँ पर तो क्या है कैसे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो सब्जेक्ट पता नहीं था, तो सब्जेक्ट का स्थान भरने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है देयर का। अब पूछेंगे कैसे सब्जेक्ट है, तो भी जैसे मैंने बताया कि इनमें से जहां से वाक्य का जो हिस्सा इनमें से किसी से प्रारंभ होता है, जहां से वाक्य में, वही हिस्सा पूरा क्या बन जाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर दिख गया है, आर से लेकर ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा हमारा, ये पूरा हिस्सा बन जाएगा प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वही क्या बनता है, वही बनता है सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर देयर ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये 4 बातें हो गई, नाउन की बात हो गई, प्रोनाउन की बात हो गई, इट की बात हो गई, देयर की बात हो गई। अब बात करते हैं जिरंड की। जिरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। तो ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूंगा कि जिरंड जो होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हम लोग क्या बनाते हैं, जिरंड बनाते हैं, और ये वाक्य में कार्य करता है संज्ञा का। इसी तरह जो इन्फिनिटिव होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दें, टू लगा दें, तो ये जो रूप बनता है ये बनता है इन्फिनिटिव का, ये बनता है इन्फिनिटिव, ये हो गया इन्फिनिटिव। और ये ऊपर जो बना था ये बना था जिरंड। और चाहे जिरंड हो चाहे इन्फिनिटिव हो, ये दोनों जो काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं नाउन का संज्ञा का। तो
हमने तो यही पढ़ा ना कि संज्ञा सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। जब जिरंड इन्फिनेटिव संज्ञा की तरह काम करते हैं तो ये तो निष्कर्ष निकल रहा है ना कि ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकते हैं। अगर इनका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इनका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि ये कहें वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अर्थात टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो देखिए यहाँ पर इज से लेकर ये पूरा ऐसा क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रेडिकेट। लेकिन जब बात करेंगे इसकी तो ये तो हमारा सब्जेक्ट बन गया ना। और इसको और ध्यान से देखेंगे, ये जो हिस्सा है ये बना है वाक प्लस आईएनजी से, अर्थात वाक जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ये आईएनजी है। तो अर्थात ये बना क्या, ये किस रूप का हो गया, ये हो गया है जिरंड के रूप का। मैंने बताया जिरंड कैसे बनता है, जिरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से। और यहाँ पर वही तो काम किया है, अर्थात यहाँ पर जिरंड वॉकिंग जो है ये जिरंड है जो क्या काम कर रहा है, संज्ञा की तरह काम करता है। क्यों संज्ञा की तरह काम करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। इसका मतलब इस बार सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इस बार सब्जेक्ट हमारा एक तरह का क्या हो गया है, जिरंड हो गया है। बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, जैसे कि टू swim is good for health, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। इसको देखेंगे तो क्या है, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ मतलब तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर से इज दिख रहा है, इज से लेकर हेल्थ तक हमारा क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। और जब इसको देखेंगे तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट वाला हिस्सा, क्योंकि प्रेडिकेट को छोड़ने बाद जो हिस्सा बचता है वही बनता है सब्जेक्ट। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा क्या बन गया है, सब्जेक्ट। और जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको दिख रहा है ये किस रूप का है, ये दिख रहा है टू। और फिल्म क्या होता है, फिल्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अभी जस्ट मैंने बताया जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो वो बनाता है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव वाक्य में क्या काम करता है, संज्ञा का कार्य करता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्लॉज की। वैसे तो जो क्लॉज का टॉपिक है, क्लॉज का टॉपिक थोड़ा एक लंबा टॉपिक है तो उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर नहीं सकते हैं इस क्लास में, क्योंकि हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हिस्सा पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के बारे में। तो अगर इसको डिटेल में स्टार्ट करने जाएंगे तो हम अपने टॉपिक से भटक सकते हैं। तो इसका वीडियो हम बाद में बना देंगे। तो अभी के लिए हमको क्या, अभी इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे कि दैट यू से व्हाट यू से टू इज नॉट करेक्ट। करेक्ट, व्हाट यू से टू इज नॉट करेक्ट, जो तुमने कहा है वो सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। इस हेल्पिंग वर्ब पहले ये पूरा हिस्सा बन जाएगा सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के पहले ये पूरा हिस्सा बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट का। तो बात कर रहे हैं, पर आप बता रहे हैं पल्ले नहीं पड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लॉज होता क्या है हमको तो ये नहीं पता है। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्लॉज को कहते हैं हिंदी में उपवाक्य। अब कहेंगे कि ये उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य एक बड़े वाक्य का छोटा भाग होता है। और इसकी एक विशेषता ये होती है, इसके पास खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो अभी मैंने जैसे बताया इसको ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते, फिर भी आप देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप खत्म हुआ तो यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा हमारा क्या बन गया है, एक वाक्य बन गया है। इस वाक्य में ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो हमको पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब से पहले आना वाला क्या आता है, सब्जेक्ट। तो ये पूरा हिस्सा सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। अब इस हिस्से को देखिए क्लॉज है कि नहीं, और एक क्लॉज होगा तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब, इसमें से कोई भी जरूर होगा। तो देखते हैं, हमको दिख रहा है से क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये यू नॉमिनेटिव किसका प्रोनाउन है, इसका मतलब इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, सॉरी इस हिस्से में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में से। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया है
क्लॉज, और ये इफ हमारा क्या बन जाएगा, ये क्लॉज क्या काम कर रहा है, ये क्लॉज काम कर रहा है पूरा सब्जेक्ट का। अब बोलेंगे सर सब्जेक्ट इसमें भी है, अरे भाई सब्जेक्ट इसमें रहेगा ही, क्लॉज है तो क्लॉज में सब्जेक्ट रहना ही है, लेकिन ये पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, इस हेल्पिंग वर्ब इज का, और इस इज से लेकर करेक्ट तक ये पूरा हिस्सा बन जाएगा प्रेडिकेट। आई थिंक अभी तक के वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कौन से शब्द आ सकते हैं वो जान लिए। तो कुछ और चीज होती है, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन द होते हैं। डिटरमाइनर हो सकते हैं, सॉरी एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव जब भी आएगा एक नाउन के साथ आएगा। और क्या आ सकता है, डिटरमाइनर आ सकता है, डिटरमाइनर आ सकते हैं। तो किसी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के साथ आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और डिटरमाइनर भी आ सकते हैं। तो ये बात हो गई सब्जेक्ट के पार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रेडिकेट को थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। प्रेडिकेट के स्थान पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, वो क्या उनका काम होता है, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरा अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।